हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ एजुकेशन एजे। आज है 23 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 23 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां आप लोगों को पर डे की करंट अफेयर्स की पीडीएफ ये टेलीग्राम में ही मिल सकेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो ये अभी हाल ही में शामिल हुआ है स्वीडन। अब ये तो बताने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, कई बार मैंने आप लोगों को बताया आईएसए के बारे में। ये भारत की ही पहल थी COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ 21, जिसका आयोजन 2015 में किया गया था पेरिस में। तो और भारत की पहल से इसकी स्थापना की गई थी। भारत ने ये वादे भी किए थे कि आने वाले समय में यानी कि 2022 तक हम अपने कुल ऊर्जा का यानी रिन्यूएबल एनर्जी से 175 गीगावाट ये तो रिन्यूएबल एनर्जी से ही प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी तक यदि देखा जाए यानी 2021 तक भारत अपने टारगेट का 69% ही अचीव कर पाया है। तो अब भारत ने एक नया प्रॉमिस कर दिया हुआ। ये नया प्रॉमिस क्या है कि भारत 2030 तक 450 गीगावाट ये रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ से मैं आप लोगों को केवल यही समझाना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका मुख्यालय ये भारत में ही स्थित है। भारत में भी कहाँ? गुड़गांव, हरियाणा में। बहुत सारी कंट्रीज ये धीरे धीरे गठबंधन में जुड़ती जा रही हैं भारत के पहल पर। अब इसमें एक नई कंट्री ऐड हुई है जिसका नाम है स्वीडन। स्वीडन ये अब शामिल हो चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। और देखिए इसकी गठबंधन के लिए यानी कि भारत की ये जो पहल थी, इसी पहल के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को UNEP जो कि यूनाइटेड नेशनल की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ इससे भी सम्मानित किया गया हुआ था मोदी जी को। अब हम जानते हैं स्वीडन के बारे में, जो कि अभी इस गठबंधन में हाल ही में शामिल हुआ। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और स्वीडिश एक जो यूरोपियन कंट्री है। हाल ही में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टीफन लोफवेन, ये स्वीडिश के ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने थे जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव को शामिल किया हुआ था। हालांकि बाद में इन्होंने बहुमत भी सिद्ध कर दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नोरो वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा हुआ है? तो हाल ही में नोरो वायरस का ये जो मामला सामने आया हुआ था, ये यूके सामना कर रहा हुआ था। हाल ही में नोरो वायरस के कई केसेस इनके पुष्टि की गई थी इंग्लैंड में, और लगभग 150 ये तो मई के मामले में यदि अभी देखा जाए तो सैकड़ों मामले इस नोरो वायरस के दर्ज किए गए हुए और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। इसके साइड की यदि हम बात करें, वो लगभग वही कोरोना जैसा इसका मामला है, और एक संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से ये जो वायरस है ये फैल रहा है। दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। और अभी आप देख भी रहे होंगे वायरस आप सुन रहे हो, किसी भी कंट्री में कोई नया वायरस सुनकर सामने आ रहा है। फॉर एग्जांपल हाल ही के दिनों में मैंने अभी आपको बताया था कि चाइना में मंकी बी वायरस ये के कारण पहले व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि बंदरों के कारण फैला हुआ था। दूसरा ये भी आप लोगों को बताया गया था कि बर्ड फ्लू का इंसानों में होने का पहला मामला चाइना में सामने आया था। लेकिन बर्ड फ्लू के कारण इंसान की मौत हुई थी। वो भारत में ऐसी पहली मौत कहाँ दर्ज की गई थी? एम्स दिल्ली में। ग्रीन फंगस, ब्लैक फंगस, ये सारे फंगस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं। एक नया वायरस आप सुन रहे हैं नोरो वायरस, जिसने अभी हाल ही के दिनों में यूके को प्रभावित किया हुआ है। इसके यदि हम बात करें, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन जल्दी अपनी एक नई करेंसी लाने जा रहा है जिसका नाम है बिटकॉइन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ये है बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं? तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कर्नाटक के जो अभी तक के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 साल पूरे बाद ही ये इस्तीफा देने के बाद की हुई, जिसके बाद से हाल ही में जो बसवराज बोम्मई है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, भाजपा के द्वारा इन्हें सर्वसम्मति से कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना गया हुआ है, और ये है कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री। कर्नाटक की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर में ही भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय है। प्रसिद्ध IT कंपनी इन्फोसिस, इसका भी मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। और मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया हुआ है,
हाल ही में यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए, इनका नाम क्या है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो कि पहले राज्यसभा में सदन के नेता थे, लेकिन अब राज्यसभा में सदन के नेता ये कौन बन गए हैं? पीयूष गोयल जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल 40वां भारतीय स्थल कौन बना हुआ है? तो ये बन गया हुआ धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनेस्को का मतलब कि यूनेस्को के विरासत स्थल में शामिल भारत का 39वां स्थल ये बना हुआ था रामप्पा मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। अब 40वां स्थल ये बन गया हुआ है गुजरात का धौलावीरा। सबसे पहले हम जानेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इनका नाम क्या हुआ है? तो इनका नाम है निशिया मोमोजी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ ही ओलंपिक में सबसे कम उम्र की गोल्ड मेडल जीतने वाली ये खिलाड़ी बन गई हुई है, यानी कि सबसे कम उम्र में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया लिया हुआ। साथ ही अब इसके स्केटबोर्ड कॉम्पिटिशन में जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है। अब पहली तो बनेंगी क्योंकि ये जो प्रतिस्पर्धा है स्केटबोर्ड की, ये ओलंपिक में पहली बार शामिल की गई है। कहने का मतलब है इस साल यदि देखा जाए तो 4 नए खेल ओलंपिक में शामिल हुए हैं: स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे, जिसमें कि गोल्ड जीता हुआ जापान की निशिया मोमोजी ने। अगला क्वेश्चन है, ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया हुआ है पुरी। पुरी जो कि ओडिशा का एक शहर है। और यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ड्रिंक फ्रॉम टैप, इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब है कि ये जो शहर है पुरी, अब यहाँ के लोगों को 24 घंटे नल का पानी मिल सकेगा, जो कि पीने का पानी होगा। और ऐसा करने वाला ये भारत का ऐसा पहला शहर बन गया जहाँ 24 घंटे पीने का पानी, साफ पानी ये मिल सकेगा। क्योंकि यदि देखा जाए भारत की ऐसे किसी भी महानगर में इस प्रकार की सुविधा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया हुआ है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किया गया है नासिर कमल। नासिर कमल जो कि 1986 बैच के उत्तर प्रदेश कैडेट के आईपीएस ऑफिसर है। इनकी नियुक्ति अगले साल तक के लिए यानी 2022 तक के लिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में की गई है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, कुलदीप सिंह ये कौन है? ये सीआरपीएफ के महानिदेशक, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके ये महानिदेशक हैं। सीआरपीएफ ने हाल ही में 27 जुलाई को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया हुआ। राकेश अस्थाना की यदि हम बात करें, यह बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। विपिन रावत की यदि हम बात करें तो जनरल विपिन रावत की ये भारत के पहले सीडीएस हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र के T20 फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले कौन बने हुए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं पृथ्वी शॉ। सबसे कम उम्र में कहने का मतलब है इनकी उम्र, इन्होंने 21 साल 258 दिन की उम्र में T20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया हुआ है। नाम आप याद रखेंगे, पृथ्वी शॉ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब और इस बार किसकी थीम क्या है? हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, यानी हेपेटाइटिस कांट वेट। और मैं आप लोगों को बता दूं, वो एक वायरस जनित्रु है और ये 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे के रूप में? तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे वैज्ञानिक फारूक ब्लमबर्ग, इन्हीं का जन्मदिन आता है 28 जुलाई को, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की हुई थी। इन्हीं की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस बी है ये कुल कितने प्रकार का होता है? ये कुल 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E, जिसमें से सबसे खतरनाक माना जाता है B और C को। और कौन से ज़्यादा खतरनाक नहीं माने जाते? तो A और E ये उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं माने जाते हैं। आप ये भी याद रख सकते हैं कि भारत में हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है? ये है अमिताभ बच्चन जी। आप अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी ने $600 मिलियन में सिंगापुर की जो ग्रेट लर्निंग कंपनी थी इसका अधिग्रहण कर लिया हुआ है? इसका अधिग्रहण कर लिया गया बैजू के द्वारा।
तो यदि देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो भी कंपनी तरक्की कर रही होती है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि जो फेसबुक है, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, इसने क्या देखा कि जो इंस्टा है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, हर कोई इंस्टा में एक्टिव है, ये आगे जा करके फेसबुक को पीछे कर सकता है। सिमिलरली व्हाट्सएप की भी ऐसी स्थिति थी। तो मार्क जुकरबर्ग ने क्या हुआ, इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों को ही परचेज कर लिया, दोनों को ही खरीद लिया हुआ। बाद में भी ऐसे समझ सकते हैं कि जो अन अकेडमी है, इसने वाईफाई का अधिग्रहण कर लिया हुआ है। हालांकि और कंपनियां हैं जिसका अधिग्रहण अन अकेडमी के द्वारा किया गया हुआ था। और इनसिक्योरिटी होती है ना कि आगे जा कर के कहीं ये कंपनी हमें पीछे न करने या हमसे आगे निकल करके हमसे बेहतर परफॉर्म न कर दे, तो ऐसे में यह अधिग्रहण का कार्य चलते आ रहा है। अभी 600 मिलियन में ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण किया हुआ है बैजू ने। देखिए जो ग्रेट लर्निंग है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कुछ समय पहले ही क्रिकेटर विराट कोहली बनाए गए थे। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं बैजू के बारे में। इसकी जो स्थापना है यह बैजू की रविंदर ने की हुई थी 2011 में। इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ स्थित है, बेंगलोर कर्नाटक में ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।